प्रिय छात्र, अत्र अद्य वयं नवम कक्षायां पाठ्यक्रमानुसारे युष्मान् पाठयामि। अद्य अस्माकं पाठ्यविषयः वर्णविचारः अस्ति। यद्यपि अस्मान् वर्णविचार इति पाठः सीबीएसई पाठ्यक्रमे न अस्ति, तथापि वयम् अस्मिन् पाठं पुनरावृत्तिरूपेण पाठयामि। यत् अग्रिम क्लासे केनापि प्रकारेण बाधा उत्पन्नं न भविष्यति। एतेन वयम् अस्मिन् पाठं पुनरावृत्तिरूपेण पठामः। प्रिय छात्र, आज हम लोग क्लास 9 के पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ण विचार पाठ पढ़ेंगे। वर्ण विचार पाठ हमारे क्लास 9 के पाठ्यक्रम में सीबीएसई में प्रावधान नहीं है, फिर भी हम लोग इसको इसीलिए पढ़ लेंगे कि आगे वाले पढ़ाई में हमें किसी तरह का परेशानी या कठिनाई ना हो। केवल हम लोग इसको रिवीजन या पुनरावृत्ति के तौर पर ही पढ़ेंगे। याद रहे, हम लोग जितने भी पाठ पढ़ेंगे परिभाषा हिंदी में लिखेंगे, बाकी सारे होमवर्क, गृह कार्य, किताब के अन्य सारे का वार्तालाप संस्कृत में ही होगी। साथ साथ जरूरत पड़ने पर हिंदी में भी हम आपको डिस्कस या बता देंगे। देखते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। लिखे हैं कक्षा कार्य यानी क्लास 9। आज का पाठ का विषय है वर्ण विचार। आपको पहले भी बताए हैं कि ये हमारे सिलेबस या पाठ्यक्रम में नहीं है। वर्ण विचार में सबसे पहले आता है वर्ण, अर्थात वर्ण किससे कहते हैं, वर्ण का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, वर्ण को प्रयोग कैसे होगा, या और भी वर्ण के बारे में विशद विवरण करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो पहले वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या तोड़ा ना जा सके, अर्थात वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसको हम लोग और किसी भी हालत में ना तोड़ सकते हैं और ना ही कोई अधिक उसमें जोड़ सकते हैं। सपोज दैट ये एक क लिखे हैं और ये भी एक, दोनों ही क है, परंतु इसके साथ कोई भी नया चीज जोड़ दें या किसी भी चीज को हटा दें तो वह क नहीं होता। इसीलिए यह सबसे छोटी इकाई है। इस इकाई के साथ हमने ना कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही इससे कुछ हटा सकते हैं। वर्ण को हम लोग दूसरे रूप में अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द को तोड़ेंगे तो दो शब्द आता है, एक अ, दूसरा छ। अ मतलब होता है नहीं और छ मतलब होता है विनाश, अर्थात अक्षर शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा जिसका विनाश ना हो, अर्थात वैसे चीज जो चीज का कोई भी तरह परिवर्तन या नष्ट न किया जा सके। वर्णों के क्रमानुसार विन्यास को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार बहुत सा फूल को अलग अलग रख दें तो वो फूल ही है, परंतु सुई के द्वारा धागा में पिरो देंगे तो वे फूल का माला बन जाता है। वैसे ही वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी हो या संस्कृत हो, वर्णमाला के दो भेद है। हाँ, तो विद्यार्थी बताएं कि स्वर वर्णमाला के दो भेद है। वर्णों के दो भेद है, वर्णमाला के दो भेद है। वर्णमाला के दो भेद है होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य किसी वर्णों की सहायता लेना नहीं पड़ता, वह स्वयं उच्चारित होते हैं,
उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के वे स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण के कुल वर्ण 11 है। स्वर वर्णों को 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, अर्थात जिन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का ही समय लगता है, उससे हमने ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई आदि। दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में केवल 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। विद्यार्थी, हम लोग पढ़ें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किससे कहते हैं? पहले लिखे हैं, दीर्घ स्वर वे स्वर वर्ण होता है जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। अर्थात ह्रस्व स्वर वर्ण को अगर उच्चारण करने में 1 मिनट समय लगता है, तो दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में 2 मिनट का समय लगेगा। अगर उसमें 1 सेकंड समय लगता है, तो यहाँ 2 सेकंड लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि ह्रस्व स्वर में उच्चारण करने के लिए जितने समय लगेंगे, दीर्घ स्वर वर्ण को उच्चारण करने में उससे 2 गुना समय लगेगा। चाहे 1 इकाई बोले, 2 इकाई बोले, जो भी हो, कहने का एक ही तात्पर्य यानी अर्थ होगा कि वहां जितना होगा, अर्थात स्वर वर्ण में जो समय लगेगा उसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर में लगता है। इसीलिए लिखे हैं कि उससे 2 गुना समय लगता है, उससे दीर्घ स्वर कहते हैं। यथा आ, ई, उसमें अ, यहाँ हो गया आ, अर्थात इसमें से अधिक समय लगा। वहां था ई, यहाँ था ई, अर्थात इसमें भी 2 गुना समय लगा। प्लुत स्वर, स्वर वर्ण का ही तीसरा भाग का नाम होता है प्लुत स्वर, अर्थात जिन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है। पहले ही बताएं, ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में अगर 1 मिनट का समय लगा, दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में 2 मिनट का समय लगा, तो प्लुत स्वर को उच्चारण करने में 3 मिनट का समय लगेगा। अर्थात उसमें से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना करके यहाँ बढ़ते जाते हैं। यहाँ लिखे, जिन स्वर का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, उससे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में संयुक्त स्वर वर्ण आता है, अर्थात वैसे स्वर जो 2 स्वर को जोड़कर बनाया गया है। ये बात संयुक्त वर्णों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे उस समय। इसमें आता है एग्जाम्पल के आधार पर री और ए। बच्चों, अब हम लोग थोड़ा कठिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शायद पहले के क्लास में आप ये चीज पढ़े हैं या नहीं, वह हमको चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा हम लोग जो करेंगे उसको चर्चा करते हैं कि स्वर वर्णों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, अर्थात 2 तरीका से हम स्वर वर्णों को अपने पढ़ाई के समय प्रयोग करते हैं। क्या क्या 2 तरीका होगा? नंबर 1 होगा वर्णों का परिचय और नंबर 2 होगा मात्रा का परिचय। आगे आप बढ़ते हैं, देखिए कैसे होता है। जब हम किसी चीज को बताएंगे या लिखेंगे तो स्वर को अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई इस तरीका से लिखते हैं। जब उसको मात्रा का प्रयोग करते हैं, अ का कोई मात्रा नहीं होगा, आ का मात्रा आकार होगा, छोटी की मात्रा ऐसी, बड़ी की मात्रा ऐसे, छोटा ओ का मात्रा ऐसे, बड़ा ओ की मात्रा ऐसे, वगैरह वगैरह करके लास्ट तक। अगर हमने इसको किस प्रकार प्रयोग करते हैं मात्रा और वर्ण के तौर पर, वो एक एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण लेते हैं। सपोज दैट, मानो कि एक शब्द, साधारण सरल शब्द लेते हैं, राजा। र में आकार, ज में आकार, अर्थात उसको तोड़ेंगे तो होगा र जोड़ आ जोड़ ज जोड़ आ। र और आ का मात्रा हम लोग आकार का होता है, इसीलिए र और आ को जोड़ के रा हुआ, जो और आ, जो को और आ को जोड़ के जा हुआ।
तो आगे चलते हैं, वर्णों के दूसरा भेद व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी लेते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं, व्यंजन वर्ण आया कहाँ से, उसका व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, उसका प्रयोग कहाँ होगा आदि। पहले व्यंजन वर्ण, अर्थात व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्णों का सहायता लेना पड़ता है। व्यंजन वह वर्ण है जो खुद उच्चारित नहीं हो पाता है, उसको उच्चारण करने के लिए किसी को मदद लेना पड़ता है। जैसे हम कोई भी चीज में देखते हैं, बहुत से जगह पर हम लोग एक दूसरे की मदद से कुछ काम करते हैं, तो उसी प्रकार व्यंजन वर्ण खुद अपने आप उच्चारित नहीं होते हैं। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए अन्य अर्थात स्वर वर्ण की मदद हमेशा लेना पड़ता है। एक उदाहरण हम लोग यहाँ लिखे हैं, क हलन जोड़ अ बराबर क, अर्थात क हलंत यानी ये केवल व्यंजन है, और ये अ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अ हमारा स्वर है। तो क हलंत जोड़ अ बराबर क, ये वो पूरा क। हलंत के आधार पर अगर कोई व्यंजन वर्ण रहता है, मीन्स वे व्यंजन वर्ण आधा या अधूरा है। कभी भी व्यंजन वर्ण को हम लिखेंगे एक साथ, तो व्यंजन के साथ उसको पूर्ण करने के लिए, उसको स्वतंत्र करने के लिए हमें स्वर वर्ण देना ही पड़ेगा। याद रहे, स्वर वर्ण कोई जरूरी नहीं है कि हमें केवल ओ ही देना है। स्वर वर्ण हम लोग पढ़े कुल 11 है, आ ई उ ओ री। इन व्यंजन स्वरों में से जगह के अनुसार, उच्चारण के अनुसार, बने वाक्य या शब्दों के अनुसार उनका प्रयोग में स्वर के प्रयोग या व्यवहार होगा। अगर किसी जगह पर हमने लिखे हैं राजा, जो एग्जाम्पल एक बार पहले आपको बताएं, तो र के बाद आ का मात्रा था, जिसलिए वहां र स्वर हुआ, व्यंजन हुआ है, र व्यंजन हुआ, उसके बाद र में हलंत है, अर्थात र अभी तक मेरा अधूरा है। फिर उसके बाद आ दिए, क्योंकि आप सवाल कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ तक क लिखा था, अ लिखा था, लेकिन यहाँ क के बाद कुछ मात्रा नहीं है, और वहां र के बाद एक मात्रा था, र और आ, इसीलिए र की जगह पर आकार था, इसीलिए आकार के बदले हमने अलग करके लिखे तो उसको आ दिए। उसी प्रकार कहीं लिखेंगे री, तो री में र जोड़ ई देंगे। कहीं लिखेंगे कृष्ण, तो क जोड़ री। तदनुरूप कोई भी शब्द जब हम बनाएंगे, उस शब्द बनाने के उच्चारण के अनुसार पहले व्यंजन होगा, व्यंजन में हलंत होगी, और उस पश्चात उसमें जिस मात्रा है उस मात्रा का स्वर उस जगह पर लगेगा। इसी तरह पूरा लिखने पर ही वे एक पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन वर्ण बनता है। अर्थात व्यंजन वर्ण कभी खुद अपने आप उच्चारित नहीं हो सकती, उसको उच्चारण करने के लिए हमें हमेशा स्वर वर्ण का प्रयोग करना ही पड़ता है। स्वर व्यंजन वर्ण को हम लोग व्याकरण के अनुसार 3 भाग में बांटे हैं। एक हुआ स्पर्श व्यंजन, दूसरा हुआ अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हुआ ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन है? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीव को कभी दंत, तालु, मूर्धा, कंठ या ओंठ किसी न किसी को भी स्पर्श करता है, उससे स्पर्श वर्ण कहते हैं। विद्यार्थी याद रहे, जब भी हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की जब परिभाषित करते हैं, तो परिभाषा और नामकरण में ही उसका अधिक उत्तर या अधिक बहुत सा जानकारी हमको संक्षेप में मिल जाता है। जैसे लिखे हैं स्पर्श अर्थात छूना, तो स्पर्श वर्ण कहने का मतलब वो हुआ जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे जीव कभी दंत, कभी तालु, कभी ओंठ, कभी मूर्धा, किसी न किसी अंग को स्पर्श करता है, इसीलिए उन वर्णों का नाम स्पर्श हुआ है। कुल स्पर्श वर्ण 25 है।
क से लेकर म तक 25 वर्णों को हम लोग स्पर्श वर्ण में रखा है, क्योंकि क ख ग घ अंग ये किसी एक अंग को छूता है, च छ को किसी अंग, ट ठ को पूरा, त थ द द न और प फ ब भ म, इन सारे को फिर और रूप में हम लोग वर्ग में बांटेंगे। जैसे क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग, ये हो गया आपका क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान होगा कि क से अंग तक उच्चारण करते समय हमारे जीभ हमारे शरीर के हमारे मुंह के किस अंग को स्पर्श करता है, या स्वयं भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं। जब उच्चारण करते समय हमने देखेंगे अगर ये वर्ण को उच्चारण करते समय हमारे जीभ कंठ को स्पर्श करता है तो उन वर्णों का नामकरण कंठ वर्ण होगा। अगर तालु को स्पर्श करता है तो तालव्य वर्ण होगा, अगर मूर्धा को स्पर्श करता है तो मूर्धन्य वर्ण होगा, और अंत को स्पर्श करता है तो अष्टवर्ण होगा। ये आपने भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो इतना कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि अगर ये सारी चीज हमको याद रहे तो जब हम आगे चलकर किसी वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में निर्णय लेंगे, सपोज दैट पूछ दिए म का उच्चारण स्थान क्या है, म के उच्चारण स्थान में हमने जब अगर याद रहे कि म तो हमारा अष्ट वर्ण में है तो आसानी से हम म का उच्चारण स्थान अष्ट लिख देंगे, तो मेरा बिल्कुल आंसर सही। इसीलिए तो पहले ही पढ़ाने समय हमने आपको बता दिए कि वर्ण विचार हमारे क्लास 9 के पाठ्यक्रम में नहीं है, पर वर्ण विचार आधारित हमारे पूरे व्याकरण है। ये अगर कहीं भी छूटा हुआ रहेगा तो फिर हमको पीछे ना लौटना पड़े, इसी बात को ध्यान में रखकर ही हमने आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन या रिवीजन करवा रहे हैं। तो क्या हुआ कि स्पर्श वर्ण में हम लोग देखते हैं कुल 25 वर्ण है। क ख ग घ अंग 5, च छ ज झ ञ 10, ट ठ ड ढ न 15, त थ द ध न 20 और प फ ब भ म 25। ये 25 वर्ण को उच्चारण करते समय हमारे जीभ कभी कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ इसको स्पर्श करता है, इसीलिए इन वर्णों का नाम स्पर्श वर्ण रहा है या कहा जाता है। और इसके उच्चारण के अनुसार ही फिर उन लोगों का नामकरण होगा। क से अंग तक कंठ वर्ण, च से ञ तक तालु वर्ण, ट से मूर्धन्य तक मूर्धा वर्ण, त से दंतन तक दंत वर्ण और प से म तक ओष्ठ वर्ण। क्योंकि क से अंग तक उच्चारण करने में हमारे जीभ कंठ को स्पर्श करता है, इसीलिए उसका नाम हो गया कंठ वर्ण। च छ ज झ ञ को उच्चारण करने में तालु को स्पर्श करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया तालव्य वर्ण। उसी तरह ट वाला मूर्धा वर्ण, त वाला दंत वर्ण और प म तक अष्ट वर्ण होता है। आज तब इतना ही पूछेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन या अगले पाठ शुरू करेंगे।